अपने काम से समाज की सही तस्वीर बनाता है, सही मायने में वही शख्स सच्चा लीडर कहलाता है। आज हम लीडर कार्यक्रम में आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो जमीन से उठकर नेता बना है, जिसने संघर्ष किया है और बहुत सारे खट्टे मीठे उनके अनुभव हैं। उनसे बात करेंगे। हमारे साथ आज हैं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी। ब्रिजेश जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी मैडम बहुत स्वागत है। ब्रिजेश जी, आपको जितना भी मैं समझता हूं कि जितना मैंने पढ़ा आपको, उससे हमें एक बात ये पता चलती है कि संघर्ष बड़ा आपका लंबा रहा, बड़ा संघर्ष आपने किया। छात्र जीवन से आपने राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद उसमें भी कई पदों पे आप रहे। 1989 में आप लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे, 1990 में आप अध्यक्ष रहे और उसके बाद सीधे तुरंत 2014 आ गए और फिर आप सांसद हो गए। बीच का जो दौर था आपका संघर्ष वाला, बड़ा लंबा था ये। तो आपने, पहले मेरा सवाल ये है कि आप राजनीति में ही क्यों आए? खास तौर पे आप लोगों के परिवार में तो आप पिता ये चाहते हैं कि लड़का पढ़ लिख के कोई नौकरी करे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 1980 में हमने इंटरमीडिएट पास करके लखनऊ में विद्यांत हिंदू डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया। बीकॉम फर्स्ट ईयर में। वहाँ नाइट क्लासेस लगते थे। नाइट क्लासेस के दौरान हमें दिन भर वेट करना पड़ता। मैं गांव से आया था और शाम को क्लासेस होते थे, तो बड़ी असुविधा होती थी रहने में, पढ़ने में। तो अगले वर्ष हमने 1982 में कानकुब्ज कॉलेज में हमने अपना स्थानांतरण करा लिया। बीकॉम फाइनल हमने कानकुब्ज कॉलेज से किया। वो कहाँ पे था? ये केकेसी जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये चारबाग में था। अच्छा। उसके बाद चूंकि बीकॉम का मैं विद्यार्थी था, कॉमर्स साइड थी मेरी, तो फिर हमने ICWA में एडमिशन लिया। वही उसका जो सेंटर था वो कानकुब्ज कॉलेज में ही था, केकेसी में था। ठीक है। ICWA का इंटरमीडिएट पास कर लिया। पास करने के बाद हमारे मित्रों ने मुझे राय दी कि इससे अच्छा है कि LLB किया जाए। LLB के माध्यम से रोजगार भी सुनिश्चित हो सकेगा। और पिताजी की भी यही इच्छा बनी कि हम लोग ICWA को छोड़ करके बीच में ही और लॉ ज्वाइन करें। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने 1984-85 में LLB प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया और उस वर्ष हम लोग बड़े मेहनत से तैयारी करके पढ़ रहे थे। लेकिन अचानक 1986 में इमरजेंसी के बाद पहली बार चुनाव की घोषणा हुई। यानी 1975 में जब छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगा था, तो 1986 में पहली बार चुनाव हुए। 1975 से 1986 में हुए। उस चुनाव को हमने पास से देखा। 11 साल बाद। तो हम लोग छात्र संघ चुनाव में, हम लोग चूंकि गांव से आए थे और गांव के बच्चों का एक बड़ा समूह हमारे साथ रहता था। अच्छा। तो हम लोगों ने उसमें चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन पास से उस चुनाव को देखा। 1987 में जब चुनाव आया अगले वर्ष, तो हमारे मित्रों की इच्छा हुई, तो उसमें से एक साथी थे जिनके पिताजी जिला न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया। तो उनके शाम को उनके पिताजी ने कहा कि हमारे घर में कभी राजनीति नहीं हुई है और हम लोग न्याय परिवार से जुड़े हैं, तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अंत में यह तय हुआ कि ब्रजेश पाठक को चुनाव लड़ना चाहिए। ये छात्रों के ग्रुप ने एक सामूहिक रूप से तय किया कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट यही है कि वो अगर जज साहब का बेटा चुनाव लड़ गया होता जी, तो शायद आप नेता नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे थे। उन्हीं को लड़ा रहे थे। तो 1987 में पहली बार हम छात्र संघ के विधि प्रतिनिधि चुने गए। छात्र संघ में जो सबसे छोटा पद होता है, लॉ रिप्रेजेंटेटिव, 1987 में चुने गए। ये बताइए कि आपके पिताजी को जब ये जानकारी मिली कि बेटवा के तुम भेज दी पढ़े बदे, अब वो जाके वहाँ नेतागिरी कर रहा है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा नहीं आपको? नहीं, बाबूजी जब जलने के हमन के चुनाव जीत गए बानी, तो लखनऊ आकर के उन्होंने हम लोगों को 50 रुपए दिए और बच्चों से कहा कि मिठाई मंगाओ और बेटा चुनाव जीता है, तो इसको सेलिब्रेट उन्होंने कराया और हमें समझाया। तो लेकिन वो जानते थे कि हम दरअसल दुर्व्यसनों से प्रारंभ काल से ही दूर रहे, तो इस कारण उनको पता था कि हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करें। उनको भरोसा था मेरे ऊपर। अच्छा, इस बात का भरोसा था कि आप अगर राजनीति करेंगे तो शुचिता और शुद्धता के साथ करें जी। तो ये आपका एक शुरुआत हो गया कि भाई आपको चुनाव लड़ाने के लिए लोगों ने मैदान में उतार दिया जी। फिर क्या हुआ? फिर 1989 में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हम लड़े और फिर 98 में ही लड़े। लेकिन 1988 में हम चुनाव कुछ वोटों से हार गए। फिर जैसा होता है, अगले वर्ष हमने कड़ी मेहनत की। 1989 में हम छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी चुन के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते पूरे
शहर में आसपास के सभी जनपदों में और पूर्वांचल के लगभग सभी जनपदों में मुझे भ्रमण करने का, लोगों से मिलने का। हम लोग उस समय 1989 में घर जाकर के वोट मांगते थे, यानी देवरिया का अगर बच्चा तो उसके घर जाते थे, गोरखपुर के बच्चों का जाते, महाराजगंज जाते थे, बस्ती जाते थे, बहराइच जाते थे, गोंडा जाते थे, रायबरेली जाते थे। और उस समय पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, हम लोग मोटरसाइकिलों से जाते थे। 4-4 मोटरसाइकिलें जाती थी, 8-8 मोटरसाइकिलें जाती थी। ग्रुप बन गया और निकल लिया। और सुनिए, कभी कभी उन मोटरसाइकिलों में लाइट भी नहीं होती थी और रात के अंधेरे में बगैर लाइट की मोटरसाइकिल चलाना, 2 मोटरसाइकिलों के सहारे। और लेकिन जीवन का सफर ईश्वर की कृपा से अभी तक अच्छा ही कटा है। तो वो जो संघर्ष है आपका छात्र जीवन का, वो मुख्य धारा में कैसे शामिल हुआ? फिर 1990 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुन लिया गया। मैं सबसे कम उम्र का छात्र संघ अध्यक्ष था। लिंगदो कमेटी बाद में आई। लिंगदो कमेटी में है कि 25 वर्ष से अधिक आयु के छात्र स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन लिंगदो कमेटी आने से पहले ही मैं उस सीमा के दायरे में रहकर चुनाव जीत गया। हमारे खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो 35 या 40 ईयर्स के थे। तो तरह तरह के लोग आरोप लगाते थे। तो मेरे साथ जितने भी यंगस्टर्स थे, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे थे, BA1, BA2 और BA थर्ड, BCom फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, BSc, सारे बच्चे मेरे साथ थे। तो बच्चों का एक बड़ा समूह स्टूडेंट्स का हमारे साथ था और सबकी कृपा से मैं चुनाव जीता। और इसमें चुनाव जीतने में आप देखते होंगे कि जब तक गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होता, मैं बड़े फक्र से कह सकता हूं कि छात्र राजनीति हमेशा प्रशासन के खिलाफ होती है, वो भी यूनिवर्सिटी के VC के खिलाफ होती है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के उस समय वाइस चांसलर प्रोफेसर हरिकेश अवस्थी होते थे, जो सदस्य विधान परिषद थे। 1952 से कंटिन्यूअस वो सदस्य विधान परिषद थे जब तक वो रहे, और उनकी सानिध्य मुझे मिला और वो हमें चाहते थे कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुना जाऊं। और जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी, कभी ये भी कहा कि तुम ये एप्लीकेशन दे दो, विरोध करो? नहीं, मैं जो कहता था वो करते थे। चाहे सीटें बढ़ाने का मामला हो, एग्जाम टालने का मामला हो, या बच्चों की फीस कम करने का मामला हो, नए लोगों की नियुक्ति करना हो, हॉस्टल में मेंटेनेंस हो, हॉस्टल की खाने की व्यवस्था सुधारना, हम जो कहते कर देते थे। और एक बार क्या हुआ, यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रॉक्टर ऑफिस में हमारी किसी बात को लेकर के वहां के पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे, हमें लगता है सर्किल अफसर थे, उनसे हमारी कुछ कहासुनी हो गई और मारपीट की नौबत आ गई। मुझे लगा कि हमने प्रॉक्टर ऑफिस अंदर से बंद कर लिया कि अब पुलिस PSC आकर के कुछ ऐसा मतलब रचना होगा कि जिससे हम लोग उसे झेल नहीं पाएंगे। तो जब हम लोगों ने अंदर से कमरा बंद कर लिया प्रॉक्टर ऑफिस का, तो करीब 2 ट्रक PSC दोनों तरफ से घेर के खड़ी थी पूरी यूनिवर्सिटी को। वाइस चांसलर महोदय आए, अपनी गाड़ी से उतरे, उस समय नीली बत्ती लगा के वाइस चांसलर चलते थे, उतर करके आए, सीधे उन्होंने प्रॉक्टर ऑफिस का दरवाजा खुलवाया, हमको अंदर ले आए और हमारा कलाई पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाए। और PSC और पुलिस वालों उसके कोई नहीं बोलेगा और बैठा करके हमको ले गए और दूर लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर निराला नगर ले गए और चौराहे पे हमको उतारे। कहे अब 2-3 दिन तुम जो है घर चले जाना, हम इसको मैनेज करते हैं। ऐसे थे हमारे प्रोफेसर साहब। और जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़े तो हमारे जो विरोधी प्रत्याशी थे वो होर्डिंग बैनर में हर जगह नारे लगा रहे थे, छात्र संघ बनाम कुलपति, यानी हमको कुलपति का कैंडिडेट घोषित किए थे। अच्छा। तो कुलपति के कैंडिडेट को जीत मिलेगी ऐसा लोग मानते नहीं थे। कुलपति के कैंडिडेट होने के नाते लोग मानते थे कि हम चुनाव लूज कर जाएंगे। लेकिन मुझे आशीर्वाद था, अपने सभी गुरुजन मेरे साथ थे। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि सारे शिक्षक मेरे साथ थे, कर्मचारी मेरे साथ थे और जूनियर स्टूडेंट सारे मेरे साथ थे और हमारे साथ कोई मठाधीश नहीं था। तो आपके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से मैं छात्र संघ अध्यक्ष। नारा हो रहा है याद है पाठक जी आपको उस दौरान जो नारे लगते थे? मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे लोग तो काफी बुजुर्ग थे। तो एक कविता वहां पर एक अरुण तिवारी जी होते थे, वो अभी जर्नलिस्ट है, गोल्डन जुबली में रहते थे। वो नारे लिखने में, कविता लिखने में बड़े माहिर थे। तो एक उन्होंने कविता लिखी, उसके पोस्टर हर जगह लगाए गए थे यूनिवर्सिटी के सभी कैंपस में। चाचा जी तुम रहने दो, आम छात्र को लड़ने दो, ठेकेदारी, बुलेट सफारी, सूट सफारी, मदिरा पान, क्या आम छात्र की यही पहचान? फिर आगे था, कैसे कहते छात्र स्वयं को नहीं छात्र की यह पहचान, दशक बीत गए क्लास ने देखा, पुस्तक को कर चुके प्रणाम। ऐसे करके 10-12 लाइनों की एक कविता उन्होंने लिखी। उस कविता को हम लोग पूरे क्लास में जाकर के सभी बच्चों को सुनाते थे। तो जो हमसे सीनियर स्टूडेंट्स थे वो चुनाव नहीं जीत पाए और मैं चूंकि उनसे कम उम्र का था और बच्चों में घुल मिल कर रहता था स्टूडेंट्स में, तो हमको लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम चुनाव जीत गए। बहुत बढ़िया। ये बताइए नम्रता जी, आपकी शादी कब हुई पाठक जी से? हमारी शादी 95 में। अरे किसने तय कराया? हमारे भैया जो थे, हमारे बड़े भाई, वो उस समय इनके शायद यूनिवर्सिटी के समय इनके मित्र हुआ करते थे। अच्छा। तो जब वो मित्र थे तो मतलब तब हम हाई स्कूल में थे, मगर वो इनको रोज देखते रहते थे, इनके कार्यों को, इनके खाने पीने के
स्टाइल को सब देखते रहते थे। जब हम बीए 95 में, जब 94 में बीए फर्स्ट ईयर करके, हाँ। 95 में जब हम बीए सेकेंड ईयर में पहुंचे, हाँ। तो हमारे भाई एक दिन गए जहाँ ये रहते थे विधायक निवास पे। अच्छा। तो इनसे चर्चा की अच्छा। कि ऐसी ऐसी बात है हमारी, मतलब पहले तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी ही सिस्टर है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कजिन सिस्टर है, हाँ। कहिए तो हम आपके लिए घर पे बात करें आपसे। तो इन्होंने कहा देखिए हम शादी की समय तो कोई बात करते नहीं, क्योंकि आज तक हमने की नहीं, अगर आपको बात करनी है तो पिताजी के पास जाइए। हाँ। तो वो सब लोग पूरा काफिला लेके पिताजी के पास पहुंच गए। अच्छा, पूरा काफिला लेके पहुंच गए? पूरा काफिला लेके पहुंच गए, मतलब घर का पूरे सब पांचों भाई, हमारे 5 भाई हैं। हाँ। अच्छा, 5 भाई पहुंच गए? हैं, पापा हैं, सब पहुंच गए। अच्छा। पापा नहीं गए थे, पिताजी हमारे, खाली जीजा जी गए थे। तो बात मतलब कि आपने पहले दिन इतना दबाव डलवा दिया कि पाठक जी वहां से हिल ही ना पाए। नहीं, इनके पिताजी काफी मतलब तेज थे। हमारे जो ससुर जी थे, मेरी सास बहुत सीधी थी, पर ससुर जी हमारे बहुत तेज थे। और हमारे भी कोई, ये लोग अपने पिताजी को दादा कहते थे। अच्छा। मतलब जो वो कहते थे वही घर में होता था। ये लोग कभी अगर इनसे ये कह दिया कि हमको फलानी चीज फलानी जगह मिलेगी, तो बस खाली उनका कहना ही भर होता था। ये किसी भी कोने की दुनिया में चीज होती थी, ये मंगा करके उनको तुरंत देते थे, मगर उनके काम में 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए था। जैसे आज कहिए कल पहुंच जाए। उन्हें जो चीज पसंद होती थी, जैसे वो लखनऊ आए पिताजी इनके, उन्हें लगे अरे बाहर ये 16 लाइट का बल्ब बहुत अच्छा लग रहा, तुरंत उसको पैकिंग करो। मतलब उनको जो पसंद आता था वो ले जाते थे। तो इतने तेज थे। तब जब भाई लोग हमारे गए मतलब की बात करने के लिए, तो इनके पिताजी ने कहा ठीक है, मैं अब निर्णय लूंगा तब बताऊंगा। उस समय उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, निर्णय लेके बताएंगे कि। तो फिर ये हुआ कि सब लोग आ गए। फिर भैया हमने इनसे कहने लगे, तो इन्होंने कहा कि जो निर्णय लेते मेरे पिताजी ही लेते, हमारे यहाँ लड़कियां देखी नहीं जाती हैं, वो निर्णय ले लेंगे, हम शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो भी पिताजी ने इनसे बात की होगी कि आगे बात बढ़ाई जाए कि क्या बढ़ाया जाए। तो पाठक जी क्या पूछा आपके पिताजी ने? कुछ पूछा आपसे? पिताजी ने पूछा थी तुम्हारी इच्छा क्या है? हमने जो आपकी राय वो मेरी राय है। और फिर सहमति बन गई और कुंडली वगैरह वगैरह मिला करके और शादी का। तो आपने ये पूछा नहीं? तो लड़का तो नेता था। हाँ, मेरे कॉलेज में जरूर बवाल हुआ। हम नवयुग में बवाल भी हो गया उसी समय? हाँ, बवाल ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो काफी तेज तर्रार रहते थे। और हम बीए सेकेंड ईयर में पहुंचे ही थे। तो सब जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं, टीचरें हैं, तो टीचरें तो इतना नहीं कुछ कहती थी, फ्रेंड्स कहती थी अरे वो तो इतने यूनिवर्सिटी के दबंग नेता है, और कैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कर रहे हैं, और उनको नहीं करनी चाहिए, ये है वो है। मगर मेरे यहाँ जो बड़े भाई लोग पापा निर्णय लेते तो भी मेरे यहाँ होता था। तो इतना आपने इनको मतलब फोटो में ही देखा होगा? फोटो में देखा था? नहीं देखा। देखा भी नहीं था? नहीं देखा। और आपने भी नहीं देखा? मेरी भाभी ने देखा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हम यूनिवर्सिटी में कभी पढ़े, कभी गए तो नहीं है आज तक। तो भाभीियों ने भल देखा हो। तो भैया ज्यादा जानते थे कि ये कुछ खाते पीते नहीं, उल्टा सीधा, मतलब अच्छे से इन्होंने इनका व्यवहार, इनका आचार विचार ये सब जानते थे कि आप जो बता दो वो करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते थे। तो फिर भाभियां मतलब भैया ने आपके मन में ये नहीं आया, आपने भैया से बोला नहीं कि नेताजी हैं, कैसे होगा, नहीं कैसे चलेगा? हम उस समय हम लोग इतने मतलब वो नहीं थे। अच्छा, सोचते भी नहीं थे? हाँ, कुछ पूछे बताए, जो कह दिया गया उसको करना है। मतलब शादी हो रही है, अब आप अंदर से कैसा भी फील करिए। उसके बाद ये हुआ कि भाई मतलब हमारे इनमें बस यही हुआ कि थोड़ा मेरी जो चाचियाँ थी, मेरी जो दादी थी, तो वो थोड़े ये लोग अपने आप को बड़ा कान कुछ ब्राह्मण सब पुराने लोग मानते हैं ना कि 20 विश्वा वाले हैं, और पाठक से कैसे शादी करेंगे। तो अच्छा, वो भी पंचायत शुरू हो गई। हाँ, तो मेरी मम्मी समझदार थी। मेरी मम्मी ने कहा कि अगर मतलब घर में देखा सबने कि जब लड़का काबिल है, सब कुछ ठीक है, उल्टा सीधा खाता पीता भी नहीं है। तो अब ये हुआ कि पहले 2 दिन बहुत बवाल चला, अरे पाठक में कैसे शादी करनी है, और ये लोग त्रिपाठी हैं, ये अच्छा, वो सब भी पंचायत बड़ी चली? पंचायत चली। तो पंचायत के बाद ये हुआ कि मेरे पापा ने आपको बड़ी मुश्किल से पाया इन्होंने, आप सोचिए सारी लड़ाई लड़के। हाँ, है कि नहीं? और उसके बाद पापा मम्मी और भैया लोग जब राजी थे तो फिर कौन सुनता सबकी बातें, क्योंकि करनी उनको थी शादी। और ये राजी, मतलब पिताजी हो ही गए थे इनके? पिताजी राजी हो गए थे, और मतलब इनके घर से कोई देखने नहीं आया, मगर इन्होंने अपने मित्रों को भेज दिया। अच्छा, हमारे जो फ्रेंड्स थे उनकी पत्नियां गई थी। अच्छा, उनकी पत्नियां आ गई थी। 3-4 मित्र थे, उनकी वाइफ को हमने भेजा। हमने कहा अगर परंपरा निभानी तो आप लोग चले जाओ, और मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे अंदर ये था कि हम देख करके इनकार नहीं कर सकते। और जब इनकार नहीं कर सकते तो देखने से फायदा क्या।
किसी भी लड़की को देख के इनकार नहीं करना चाहिए। मेरा मैं इसके विरुद्ध हूँ, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है। एकदम अच्छी और जो सामाजिक संस्कार हैं ये माना जाता है कि अपनी हिंदू मैथोलॉजी में ईश्वर ने बनाए हैं। तो मैं सभी युवकों से, नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि कृपया किसी भी लड़की को देखें नहीं और देख के इनकार न करें। अगर जाते हैं तो केवल परंपरा निभा लें, चाय पी करके चले आएँ, उसे मना मत करें। उसके मनोभाव पर, उसके दिल पर, उसके हृदय पर जो कुप्रभाव पड़ेगा वो जिंदगी भर मिटा नहीं पाएगी। कृपया ऐसा न करें। ये मुझे बताइए कि छात्र जीवन में राजनीति में, उसमें तो छात्र राजनीति थी, उसके बाद फिर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स हुई। मुझे बताइए ब्रिजेश जी कि जो बाकी दो अलग अलग दलों की जो आपकी पॉलिटिक्स थी, उसको आप अपने जीवन में किस तरह से... आप मेरी बात समझो, हम चाहते थे कि जो वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो जिनको सदियों से समाज में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनको कैसे भी हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे। उनकी मदद के लिए हमारे को पावर चाहिए थी। पावर विधायक सांसद के पास ही होती है। तो इनके प्रकार मुझे लगता था कि मुझे ये गोल अचीव करना है, और लेकिन उस गोल को अचीव करने के साथ साथ मेरे मन में ये था कि कोई भी पीड़ित आए हम उसकी मदद कर सकें। उसके लिए मैं 1987 से आज तक लगा रहता हूँ। मैं मानता हूं कि जो भी मेरे पास काम के लिए लोग आते हैं, ये प्रभु के भेजे हुए लोग हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है, किसी भी प्रकार से सेवा करनी है। तो कांग्रेस का तो चलिए बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ाव था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आपका बहुत लंबा वक्त था ब्रिजेश जी। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? बसपा या बहन जी से कोई हमारे रिश्ते खराब नहीं है। मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे हमारी बात हुई। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को इस समय बचा सकती है, क्योंकि वो उस समय जब हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उस समय यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार की। पूरे प्रदेश में लूटमार, हत्या, डकैती, बलात्कार, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तांडव जिस ढंग से मचा हुआ था, मुझे लगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी सेव कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से दुनिया के पैमाने पर भारत का नाम रोशन किया, भारत माता को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो मुझे मन से, तन से, मनसा वाचा कर्मणा मैंने तय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ूंगा और कार्यकर्ताओं को मदद से प्रदेश और देश की सेवा करूंगा। अभी हम जैसे अब इस समय की बात करें, आप इसमें आप दो विभाग के मिनिस्टर हैं। आपकी सरकार को चलते हुए लगभग 4 साल होने जा रहे हैं। 2022 में आप लोग चुनाव में अब जा रहे हैं, लगभग उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? क्योंकि आपका बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। मैंने जैसा कि देखा और आपने जैसा बताया कि छात्र जीवन से जो राजनीति करने वाला व्यक्ति होता है, मैं समझता हूँ वो हर रास्ते से बेचारा गुजर के आता है। कोई ऐसा रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि वो उसने सब दिन देखे होते हैं। वो गोहरे पे खाना भी बना रहा होता है, स्टोव पे तेल भी भर रहा होता है, और मैं समझता हूँ कि कंट्रोल से चावल और दाल और चीनी भी मंगा रहा होता है। तो वो सारे दिन आपने देखे हैं। तो राजनीति कैसे बदल रही है, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, जब 2004 में पहली बार मैं लोकसभा चुन करके गया जी, तो उस समय जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर आप गंभीरता से नजर डालें तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग सभी विषयों को हल करने का काम किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान आए दिन भारत में घुस कर के हमले करता था। एक बार तो मुंबई में जब हमला हुआ तो हमारे एक साथी थे, बीएसपी के सांसद थे आदरणीय लालमणि जी, वो उस होटल में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गए हुए थे। स्टैंडिंग कमेटी पूरी वहीं रुकी हुई थी। लालमणि जी कमरे में अंदर थे और बाहर फायरिंग हो रही थी। मैं लगातार उनके संपर्क में था और मुझसे कहा गया था कि उनको ढाढ़स बना के रखें और कहें बाथरूम में अपने आप को बंद कर लें। तो आज परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। आज किसी भी देश की हैसियत नहीं कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की सीमाओं को और दुनिया में भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ आज लिया जा रहा है। चाहे फार्मर्स की समस्याएं हों, चाहे स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं, चाहे नौजवानों की समस्याएं हैं, और औद्योगिक विकास बहुत तेजी के साथ भारत का हुआ है। नम्रता जी, आप भी पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय रहती हैं, आए दिन इनके सारे काम आप निपटाती रहती हैं। आप मेंबर भी रही हैं, आपको क्षेत्र में काम करने का मौका भी मिला है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कैसे आप सारी चीज़ों से एडजस्ट करती हैं, क्योंकि बड़ा आसान काम है नहीं है ये तो इनके पास तो खुद ही हज़ारों लोग रहते हैं, फिर आप भी उसमें पॉलिटिक्स में चले जाएं। कैसे कैसे सब मैनेज होता है? देखिए, बिना सहयोग इनका ही रहता है हर चीज़ में।
यही प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ाने के लिए और काम करने के लिए। इनको ये लगता प्रेरणा है दे नहीं रहे, लग कि रहा है जो मुझे। महिलाएं घर में कुछ नहीं करती हैं और पुरुष बाहर कुछ करते हैं, महिला मतलब जो घर का काम करती हैं और पुरुष बाहर का करते हैं, तो अक्सर जैसे पुरुष कहते हैं महिलाओं से कि दिन भर तुमने क्या किया, वही महिलाओं के दिमाग में आता है कि ये दिन भर बाहर रह के क्या किया। तो इनको लगा कि समाज में ऐसे बाहर निकालने से महिलाओं को भी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम इनको भी पता चलेगा कि महिलाएं क्या कर रही कठिनाइयों के बारे में पता चलेगा। हाँ, सब उनको कुछ ये भी पता चलेगा कि भाई ये अनुभव मतलब जीवन में ये भी ऐसा होता है जैसे हमको दिन भर में 50 कार्ड आए, 50 में हमने कहा कि जहाँ जहाँ फैमिली इनविटेशन है 25 कार्ड आप संभाल लो, 25 हम संभाल लिए, तो सब जगह अटेंडेंस हो गई। मान लीजिए हमारे कार्यक्रम उद्घाटन के या समाज में अन्य लगे हुए हैं और अचानक मुझे पार्टी ने कहा कि आप दिल्ली चले जाओ या कहीं चुनाव में चले जाओ, तो सारे कार्यक्रम हमने सूची इनको पकड़ा दी और हमने भाई चले जाओ। तो इससे क्या है कि समाज में ये रहता है कि कोई कम्युनिकेशन उपस्थिति रहती है। नहीं, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ये आप नोट कर लो। वार्ताक्रम नहीं टूटना चाहिए, सोसाइटी से लगातार हमें कनेक्ट रखना है। वोट बहुत साधारण काम नहीं है, लगता है कि बटन दबाने से वोट आ जाएगा, लेकिन आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए तो आप दे दोगे पड़ोसी को, लेकिन वोट नहीं दोगे जब तक आत्मा नहीं कहेगी। तो वोट लेना मतलब लाखों आत्माओं को एक साथ लाना और एक बटन की ओर प्रेरित करना, एक उंगली की ओर प्रेरित करना और दबना, ये ईश्वरीय कृपा है। मेरा मानना है कि लोगों से कनेक्शन मेरा नहीं टूटना है, लगातार कनेक्ट रहता हूं। नम्रता जी, इधर कोविड में काम करने का बड़ा मौका मिला मंत्री जी के साथ आपको, और बहुत काम भी आप लोगों ने किया। कैसा मतलब कैसा अनुभव रहा, क्योंकि बहुत सारे पीड़ित लोग, बहुत सारे ऐसे फरियाद करने वाले लोग हर दिन आते होंगे, तो कोई ऐसी घटना मंत्री जी आपको याद है? मैं एक दिन देख रहा था मेरे सामने ही आपने वीसी को बातचीत की और एक व्यक्ति को जो है उसमें एडमिट कराया हॉस्पिटल में। ऐसे हजारों काम किए होंगे आपने, कोई ऐसी घटना आपको याद है जो बहुत ही प्रेरित करने वाली हो, आपको लगा कि नहीं ये काम करके मुझे बहुत संतोष हम मिला? बताते हैं आपको कि जैसे कुछ लोग थे, उनके घर में गैस की समस्या हो गई जी। खाना बनाने का सामान तो था उनके पास, पर 1-2 घर ऐसे थे, 2-3 घर की जहाँ पे गैस नहीं थी। तो इन्होंने ये काम जरूर किया। वैसे तो कोविड में 3 महीने को कैसे हमको यूज़ करना है, लोगों तक अपना सामान और अपनी मतलब बात पहुंचानी है कि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो कंट्रोल रूम आपने खोल दिया। 24 घंटे खुद भी काम करना, आपके कर्मचारियों को भी काम करना, पूरे घर के सदस्यों का भी लगा रहना चलता रहा। तो किसी के यहाँ पता चला कि रात भर खाना नहीं बना है, तो खाना तो इन्होंने भेजा, जब घर घर खाना देने गया तो पता चला उनके घर में उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भैया हमारे पास अनाज है पर हमारे पास गैस नहीं है जो हम खाना बना सके। तुरंत ही दूसरे दिन उन्होंने अपने जो यहाँ पे इनके हैं पीएस है जो इनके, उनसे कहा तुरंत उनको गैस भरवा करके दो जा करके और रसीद कंट्रोल रूम से लेके आओ। तो उन्होंने फिर उनकी गैस भरवा के दे आए और रसीद यहाँ लगा दिया करके, और उसके बाद वो दूसरे दिन बहुत धन्यवाद देने आए। तब हम लोगों को पता चला कि वाकई इनके घर में ये समस्या थी। लॉकडाउन में बहुत समस्या, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि दवाइयों तक के लिए लोग मतलब तरस बड़ा गए थे। कठिन था। वो तक इन्होंने मैनेज करा, सब कुछ मैनेज कर। 24 घंटे तो सुनते थे अस्पताल में ही सबको कोरोना में एडमिट कराने में ही लगे रहते थे। कौन सा ऐसा गुण है, बहुत सारी हॉबी होती है ना, मतलब खैर अभी छात्र राजनीति में रहे, हमने कभी इनको सिंग करते हुए गाना गाते हुए देखा नहीं है, भजन करते हुए तो खैर सुना है। इनका गुण हमें एक यही प्रभावित करता है कि जैसे कि किसी ने हमसे काम कहा, जैसे बहुत ये काम करवा दिए, हम सोचते हैं इसका काम हम करवाएंगे, हाँ। और जब तक हम सोचते हैं ये काम करके दे देते हैं। क्या बात है। मतलब जब तक हम सोचते हैं कि इनसे कहेंगे, हाँ, और तब तक ये काम करा चुके होते हैं। ये गुण हमको इनका प्रभावित करता है। ब्रिजेश जी, मुझे ये बताइए कि नम्रता जी को मतलब आपकी शादी हुए बहुत लंबा वक्त हो गया है, बहुत आपका सहयोग करती है, मैं देखता हूँ हर जगह ये जो है कंधा से कंधा मिला के खड़े, चाहे राजनीति की हम बात करें, चाहे कोई समस्या की बात करें, हर मोर्चे पे आप हमें मिलती हैं। आप थोड़ा इधर उधर भी हो जाते तो भी ये मिलती हैं। तो ये जो अस्थायित्व है, ये जो आपने अस्थायित्व दिया है, इनके अंदर जो एक लीडरशिप विकसित की है, ये अपने आप में बड़ा अल्टीमेट बात है। दरअसल ये लीडरशिप कोई दरअसल ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप बना सकते हैं। हाँ। धीरे धीरे स्वतः हो जाता है। जब आप रोज़ उसी काम में रहोगे तो धीरे धीरे लोग स्वयं मान लेंगे और आपको आदत लग जाएगी काम करने की। तो मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति मेरे घर आए उसको सम्मान मिलना चाहिए। जो भी हमारे घर में उपलब्ध है, गुड़, पानी, मिठाई, चाय या अन्य जो भी खाने का सामान मिलना चाहिए और उसका ससम्मान काम होना चाहिए। कोई ये महसूस करे कोई याचक हमारे घर आया। मैं मानता हूँ कि प्रभु के सभी बंदे हैं और सबको
किसी न किसी कारण मेरे घर आए तो मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरे पास लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं और मैं सबका काम कर पाता हूँ। तो अपने आप को धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे दिन प्रदान किया कि मैं लोगों की मदद कर पाया। भविष्य कहाँ देखते हैं ब्रिजेश जी आप अपना आगे का राजनीति में? अब इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। हम लगातार लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, लोगों को दुख नहीं देख सकता मैं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, हर परिस्थिति में खड़ा रहूँगा। एक और सवाल है मेरे मन में, बहुत सारे अदालतों में केसेस पेंडिंग है, उसके लिए कुछ आप लोग का मंत्रालय कर रहा है? जो केसेज पेंडिंग है ना, ये आप जानते हैं ना कि बड़ी संख्या में केसेज पेंडिंग है। इसके लिए पहली बार हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में जजेस का नियुक्त किया है। हमने 610 से अधिक पद जूनियर डिवीजन सिविल जज के सृजित किए, उनको इम्तहान कराया, उनको तैनाती दे दी। 100 पद हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन, 100 पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के, 110 नई पारिवारिक अदालतें, 13 नए कमर्शियल कोर्ट, एनडीपीएस के लिए अलग से कोर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के जो एक्सीडेंट क्लेम्स है उनके लिए अलग से कोर्ट। ये बड़ी संख्या में हमने जजेस की नियुक्ति की है और आप देखेंगे कि इसका असर शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए ब्रिजेश जी और नम्रता जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की जो जोड़ी है वो सदैव सलामत रहे और राजनीति भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो इस सप्ताह लीडर के खास शो में आपकी मुलाकात हुई ब्रिजेश पाठक और नम्रता पाठक से। अगले सप्ताह हम फिर आपको किसी एक ऐसे ही लीडर से मिलवाएंगे जो जमीन से उठा होगा, जमीन से उठ के उसने अपनी मंजिल तय की होगी।